दोस्तों नमस्कार। दिल्ली के राजनीतिक गलियारे में चर्चा चल पड़ी है कि उद्धव ठाकरे का चैप्टर खत्म और यह राजनीतिक गलियारा देश के गृह मंत्रालय का गलियारा है। लेकिन इस गलियारे से बाहर एक और चर्चा है। यह एक ऐसा तीर है जिसके जरिए दो निशाने साधे गए हैं, एक तरफ ठाकरे परिवार और दूसरी तरफ शरद पवार। शरद पवार की तिकड़म, उनकी रणनीति, सब कुछ इस दौर में फेल हो चली है। वो हर हाल में सुप्रिया सूले को स्थापित करना चाहते हैं, जिसको लेकर अजीत पवार के जहन में बहुत कुछ खटकते रहता है। लेकिन सवाल अब नई पीढ़ी का है। सवाल अब मुंबई को देखने के लिए नए नजरिए की जरूरत है और शायद इसीलिए बीएमसी चुनाव में भी शिवसेना का सुपड़ा कैसे साफ कर दिया जाए, स्ट्रेटजी उसको लेकर भी है। और यह सब कुछ अचानक नहीं हुआ है। एक बरस से एक रणनीति के तहत बीएमसी चुनाव की तारीखों के इर्द गिर्द यह सब कुछ देखा और परोसा जा रहा था। माना तो यह जा रहा था कि यह सब कुछ अप्रैल से पहले हो जाना था, क्योंकि बीएमसी चुनाव अप्रैल और मई में होते हैं। लेकिन शेड्यूल कास्ट रिजर्वेशन को लेकर जब चीजें टली तो फिर इस स्ट्रेटजी को अंजाम तक पहुंचाने की परिस्थितियों को भी टाला गया। सवाल पहली बार यह है कि वाकई शिवसेना बिना ठाकरे परिवार के और महाराष्ट्र की राजनीति बिना शरद पवार के तिकड़मों के चल पाएगी, या फिर वो चलने की दिशा में बढ़ चुकी है। बीएमसी चुनाव में, पिछले चुनाव में 2017 में जो हुए थे, उसके रिजल्ट बताते हैं कि नेक टू नेक की स्थिति बीजेपी और शिवसेना की थी। 84 सीट शिवसेना ने जीती तो 82 सीट बीजेपी ने जीती। इस बार वह कहीं पीछे होगी। और उसके साथ जब राजनीतिक सत्ता बीजेपी के पास होगी तो फिर क्या पुलिस और क्या कानून, वह सब कुछ दिल्ली के हाथों से चलेगा। और दिल्ली के हाथों से चलने का मतलब तीन बातें बहुत साफ है। पहली बात, जो बागी हैं, जो ठाकरे परिवार को छोड़कर निकले हैं, उनके लिए रियायत है। दूसरी बात, इससे पहले जो भी उन्होंने आर्थिक तौर पर गड़बड़ियां की हों और ईडी या फिर कहीं कहीं नैरकोटिक्स या फिर कहीं कहीं आईटी या कहीं कहीं सीबीआई जो पीछे लगती है, उसके दरवाजे उनके लिए बंद हो जाएंगे। और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात जो है कि 2024 के विधानसभा चुनाव में 54 ऐसे एमएलएज हैं शिवसेना के जो ये नहीं चाहते हैं कि एनसीपी के साथ मिलकर वह चुनाव लड़ें, क्योंकि उनको पता है वह जिसे हराकर आए वह एनसीपी के ही नेता हुआ करते थे। अब क्या 2024 के चुनाव में इन 54 में से लगभग 38 जो मौजूद हैं इस वक्त, उनमें से 32 विधायकों का बहुत साफ मानना है कि हम जिस एनसीपी को हराकर विधानसभा पहुंचे, उस विधानसभा को में दोबारा पहुंचने के लिए एनसीपी हमारे सामने नहीं हमारे साथ खड़ी होगी तो चुनाव हम जीतेंगे या हमारा टिकट एनसीपी की वजह से कट जाएगा। तो साथ खड़े कैसे हो सकते हैं? यानी गठबंधन के तौर पर बीजेपी के साथ राजनीतिक जमीन पर जाना और मैदान में जाना अनुकूल है उन शिवसेना के विधायकों के लिए जो एनसीपी के उम्मीदवार को हराकर विधानसभा पहुंचे। दूसरी बात, शिवसेना का ट्रांसफॉर्मेशन, जिसका जिक्र संजय राउत लगातार 3 दिनों में 3 बयानों के जरिए कर गए। एक तरफ उन्होंने बहुत साफ तौर पर कहा फ्लोर पे टेस्ट हो तो हम जीत जाएंगे। दूसरी बात उन्होंने बहुत साफ कही कि अगर बागी या विद्रोही चाहते हैं या एकनाथ शिंदे चाहते हैं तो हम कांग्रेस एनसीपी का साथ छोड़ देंगे। और तीसरी बात, हम सड़क पर भी लड़ाई के लिए तैयार हैं। इन 3 बयानों के कोई मतलब हैं या तीनों के 3 मतलब हैं, या फिर एक रास्ता बनाने की कोशिश संजय राउत कर रहे हैं जो एक मनोविज्ञान का खेल है। सड़क पर न्याय, शिवसेना की पहचान सड़क के जरिए ही रही है। बाला साहब ठाकरे के दौर को याद कर लीजिए या आनंद दीगे, धर्मवीर आनंद दीगे, इसी नाम से वो जाने जाते हैं ठाणे में आज भी, क्योंकि सबसे ज्यादा उग्र तरीके से जो शिवसैनिक जुड़े वो ठाणे से ही जुड़े। और उनके बाद शिफ्ट कोकण में हुआ जो नारायण राणे का इलाका है। भुजबल भी उस शुमार में शामिल होते हैं जहां पर दबंगई के साथ चीजें आगे बढ़ती हो। लेकिन बाला साहब ठाकरे के बाद इस दबंग परिस्थिति में बड़ा व्यापक अंतर आया। रिमोट कंट्रोल मातोश्री के पास हमेशा से रहता था, लेकिन जब वर्षा में बैठ गए तो रिमोट कंट्रोल कहीं नहीं है।
और कानूनी धार पे चलते हुए शिवसेना को सड़क पर न्याय करने की परिस्थिति में लाने वाली सारी स्थिति इस दौर में खत्म कर दी गई। तो सड़क पर आएगा कौन और क्या लाने के लिए एग्रेसिव तो नहीं किया जा रहा है। तो आइए आज जरा इस पन्नों को पलटने की कोशिश करते हैं जो शिवसेना से जुड़ी हुई है। बाला साहब ठाकरे ने एक नियम बनाया था कि दरअसल कोई भी आमदार हो, खासदार हो, एमएलए हो, एमपी हो, कॉरपोरेटर हो, वह किसी भी हालत में शिवसेना प्रमुख से सीधे नहीं मिल सकता है। यह एक सांगठनिक ढांचा था, उसमें जो शाखा प्रमुख होता है शिवसेना का, उसी की सीधी पहुंच शिवसेना प्रमुख तक होती है, जो बाला साहब ठाकरे अंत समय तक रहे। और शाखा प्रमुख का मतलब यह था कि उसके पास असल ताकत, जिसको हम लोग बाहुबल कहते हैं, वो उसी के पास थी। और जो रेवेन्यू कलेक्शन था, जो पैसे का कलेक्शन था, वह भी शाखा प्रमुख के जरिए ही होता था। लेकिन यह बात तब की है जब शिवसेना सत्ता में नहीं थी। शिवसेना के सत्ता में आने के बाद चीजें बदलनी शुरू हुई। शाखा प्रमुख धीरे धीरे कमजोर होने लगा। और आज जो बैठक जिलाध्यक्षों की आदित्य ठाकरे ने, उन जिलाध्यक्षों को भी उसी तर्ज पर यानी बाहुबल के जरिए उभारने की जरूरत, और मौजूदा वक्त में कभी सड़क पर आने की स्थिति बन जाए तो आना होगा, इसलिए उनको एग्रीवेट किया जा रहा है, यानी कहीं चीजें धीरे धीरे आगे बढ़ाई जा रही है। तो क्या यकीनी तौर पर शिवसेना पुरानी परिस्थिति में लौट सकती है, या पुरानी परिस्थितियों से सत्ता संभालने की नई परिस्थितियों के बाद दोबारा उस स्थिति को जिंदा कर पाएगी? यह एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। दूसरी बड़ी बात है कि जो मनी सेंटर था, सत्ता में आने के बाद दो तरफ बन गया। अपने तौर पर शाखा प्रमुख की ताकत रही, बाहुबल उसके पास रहा, लेकिन वो कमजोर पड़ने लगा। और दूसरी तरफ जो एमएलए, एमपी, कॉरपोरेटर थे, जब सत्ता आपकी है तो आप ही के जरिए काम होंगे। और वहां से वो बात शुरू होती है, क्योंकि सत्ता जब आपकी नहीं है तो आप एमएलए रहें, एमपी रहें या कॉरपोरेटर रहें, आपको शाखा प्रमुख की ताकत की जरूरत पड़ेगी। यह दोनों में बड़ा व्यापक परिवर्तन आ गया इस दौर में। और जो जिला प्रमुखों की आज बातचीत और जो बैठक हुई आदित्य ठाकरे के साथ, उसका भी एक मैसेज कहीं ना कहीं बहुत पहले से जो एकनाथ शिंदे निकल कर आए उनके जहन में भी था। क्योंकि आनंद दीघे को लेकर अक्सर यह सवाल उठते रहे कि आनंद दीघे एक्सीडेंट के बाद जिस अस्पताल में भर्ती हुए, उस अस्पताल में उनकी मौत कैसे हो गई, और मौत के बाद उस अस्पताल को फूंक दिया गया। लेकिन आज भी ठाणे की गलियों में जाइएगा तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी दिशा में आनंद दीघे की मौत को हत्या के तौर पर देखा जाता है। और उस हत्या के लिए जिम्मेदार किसे बताया जाता है, शब्द आते ही लोग खामोशी बरत लेते हैं, क्योंकि शिवसेना की मौजूदगी ही मुंबई और ठाणे जैसी जगहों पर उनके होने और उनके सांस लेने के एहसास के साथ चलती है। तो क्या मौजूदा वक्त की परिस्थितियां बदल रही है और शिवसेना बिना ठाकरे परिवार के रह सकती है? दरअसल ट्रांसफॉर्मेशन सिर्फ इतना नहीं हुआ कि बाहुबल खत्म हुआ, ट्रांसफॉर्मेशन इस रूप में भी हुआ कि जिस तरीके से बाला साहब ठाकरे सोचते थे, बाला साहब ठाकरे को याद कीजिएगा तो 2022 से पहले के कितने बरस पहले आप चले जाइएगा, इसको इस रूप में सोचिए कि जिस समय बेरोजगारी का संकट आया, जिस समय मराठी मानुष को लेकर राजनीति करने की शुरुआत हुई, जिस समय हिंदुत्व का कोई जिक्र नहीं था, 1960-67 से लेकर 1986-87 तक हिंदुत्व का जिक्र कहीं नहीं था। पहली बार हिंदुत्व का जिक्र जब शुरू होता है तो वह गर्व से कहो हम हिंदू हैं के नारे के साथ 86-87 में शुरुआत होती है। लेकिन उससे पहले क्या था और कहां से बाला साहब ठाकरे ने मराठी मानुष को खड़ा किया, यह समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि मौजूदा वक्त की स्थिति में कोई बहुत बदलाव नहीं आया है, लेकिन शिवसेना बदली है, अगुवाई करने वाले नेता बदले हैं, विपक्ष से सत्ता में आने की परिस्थितियां बदल गई हैं। शायद इसीलिए उस समय जिक्र होता था कि व्यापार और उद्योग क्षेत्र में गुजरातियों का कब्जा है, दूध का व्यापार भैया जी यानी उत्तर प्रदेश वालों का कब्जा है, टैक्सी और स्पेयर पार्ट्स का पर कब्जा पंजाबियों का है, भोजनालयों पर कब्जा उडुपी यानी कन्नड़वासी और ईरानियों का रुतबा है वहां पर, जो भवन निर्माण का कार्य था वह सिंधियों का बोलबाला वहां पर है,
जो इमारती लकड़ी का काम और इमारती काम था उस पे कम्मा यानी आंध्र प्रदेश का, तो मराठी मानुष कहां पर है? यहीं से बेरोजगारी का जिक्र, मार्मिक का जिक्र और महाराष्ट्र के मुंबई को रोजगार दिलाने के लिए चीजों को आगे बढ़ाना। और उस वक्त जो बाला साहब ठाकरे कहते थे कि सभी लुंगी वाले अपराधी, जुआरी, अवैध शराब खींचने वाले दलाल, गुंडे, भिखारी कम्युनिस्ट हैं, इन सबको मराठी मानुष में तब्दील होना पड़ेगा, यानी मराठी मानुष ये सब काम करे। लेकिन बात फिर इसकी एक और समानांतर चलती है। जिस वक्त वसंतराव नाइक मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उस वक्त वह जो अंडरवर्ल्ड पर कब्जा था मुंबई में, उस वक्त जो कम्युनिस्टों का बोलबाला था, और जॉर्ज फर्नांडिस भी उस समय मौजूद थे, उनको काउंटर करने के लिए शिवसेना को उभारा गया। इसीलिए एक वक्त ये वसंत सेना के तौर पर भी जानी जाती थी। और वहां से इन्होंने धीरे धीरे सत्ता यानी वसंतराव नाइक यानी कांग्रेस से निकटता, और कांग्रेस की यह निकटता इमरजेंसी के दौर में भी बाला साहब ठाकरे के साथ रही। वह तो इंदिरा गांधी की तानाशाही के पक्षधर रहे शुरू से, और इंदिरा गांधी को जब 78 में गिरफ्तार किया गया जनता पार्टी के जरिए, उस वक्त भी बाला साहब ठाकरे ने मुंबई बंद का ऐलान किया था। तो कांग्रेस से एक निकटता, बीजेपी इन बातों को समझती रही। एक अलग मसला है कि धीरे धीरे कैसे वहां पर प्रमोद महाजन ने चीजें मैनेज की, लेकिन इन सब के साथ शरद पवार की पूरी राजनीति शिवसेना के जरिए अपनी ताकत का दिल्ली और मुंबई दोनों जगहों पर एहसास कराने के साथ रहा। इसीलिए यह माना जाता रहा जिस दिन ठाकरे परिवार कमजोर हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, उस दिन शरद पवार की सियासत गोटियां भी भौथरी हो जाएंगी। तो क्या वाकई एक ऐसी स्थिति आ गई? यह सवाल इसलिए क्योंकि 1967 में पहली बार जब बाला साहब ठाकरे चुनाव मैदान में आए तो संसदीय निर्माण क्षेत्र में एक प्रेशर ग्रुप के तौर पर आए, लेकिन 68 के चुनाव में जो नगर निगम के चुनाव थे, सबसे ज्यादा वोट मिले थे, और वहीं से उनको ताकत का एहसास हो गया था। जिस बीएमसी को लेकर आज चर्चा होती है, जिसका बजट इस देश के लगभग 18 छोटे राज्यों की तुलना में कहीं ज्यादा है। सोचिए, इतने बड़े बजट पर बैठकर महाराष्ट्र और उसके केंद्र मुंबई और देश की आर्थिक नगरी पर जिसका कब्जा होगा, वह कितना ताकतवर होगा। और यही स्थिति शिवसेना के साथ रही, जिसको बीजेपी डिगाना चाहती है, और जो चल पड़ा है राजनीतिक गलियारे में कि अब उद्धव ठाकरे का चैप्टर खत्म। यह उस राजनीतिक गलियारे की सोच है जिस राजनीतिक गलियारे ने बीते एक बरस से इस बीएमसी चुनाव के मद्देनजर इस स्ट्रेटजी को बनाना शुरू किया था कि इससे ठीक पहले चीजों को कैसे पलटा जाएगा, और उसके बाद 2024 का इलेक्शन हो या विपक्ष का जो बिखराव है, भोतरापन है, उसमें और ज्यादा कमजोरी आ जाए, जिसके बाद विपक्ष खड़ा ना हो पाए। क्योंकि महाराष्ट्र और मुंबई पर कब्जे का मतलब है आर्थिक तौर पर एक बड़ी राहत और रियायत कॉरपोरेट और उद्योग जगत को दे देना, गुजरातियों को दे देना, व्यापारियों को दे देना, बाहर से आने वाले निवेश को अपने अनुकूल, अपनी परिस्थितियों के हिसाब से चलाने की दिशा में बढ़ जाना। क्या वाकई ऐसी स्थिति आ जाएगी? माना यह जा रहा है कि बहुत तेजी से चीजें अंदरूनी तौर पर चल रही है, जिसमें कानूनी तौर पर और सड़क के तौर पर जिस बात का जिक्र संजय राउत कहकर कर रहे हैं, उसकी स्ट्रेटजी दिल्ली में बाकायदा बनाई जा रही है। और सारे इनपुट जो बार बार देवेंद्र फडणवीस की दिल्ली की आवाजाही है, वो इस स्ट्रेटजी पर काम है, कैसे किन चीज़ों को कौन से अधिकारी, कौन सा नौकरशाह किस रूप में काम करेगा, उसके जरिए किन चीज़ों को रोकना, और कौन से उस तरफ खड़े हुए नौकरशाह या पुलिस है जिनको किस तरीके से रोकना है। यह भी एक स्ट्रेटजी का हिस्सा है, जिस वजह से गुवाहाटी में इन बागी विधायकों की कहें या फिर 2/3 हो गए, तो बागी तो हुए नहीं, अपनी पार्टी के तौर पर भी खड़े हो सकते हैं, उनकी पूरी स्ट्रेटजी पुख्ता करने के बाद ही उनको मुंबई की तरफ रवाना किया जाएगा। और बाला साहब ठाकरे को इसलिए भी याद कीजिए क्योंकि वो सिंबल को समझते थे, उद्धव ठाकरे सिंबल को नहीं समझते हैं। बाला साहब ठाकरे ने जो फ्लोरा फाउंटेन था उसमें हुतात्मा चौक में कैसे कन्वर्ट कराया, वो संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलन से उन्होंने जोड़ दिया था। और अगर आप गेटवे ऑफ इंडिया जाते हैं तो वहां याद कीजिए, घोड़े पर सवार आपको शिवाजी की मूर्ति दिखाई देगी, उतनी बड़ी मूर्ति और उस तरीके की आपको महात्मा गांधी की पूरे महाराष्ट्र में नहीं मिलेगी। क्योंकि महात्मा गांधी का भी मानना था कि अगर मराठियों की एकजुटता से वो घबराते थे, वो कहते थे फिर कहीं मराठे सूरत ना लूट ले।
उस सूरत में स्ट्रेटजी बनती और गुवाहाटी तक जाती और वहां से स्ट्रेटजी बनाई जा रही है एक ऐसे रनवे की, जिस रनवे पर जब प्लेन लैंड करे तो यहां पर क्या सड़क और क्या कानून, और इस दायरे में राज्यपाल और इलेक्शन कमीशन, ये सारी परिस्थितियां एक साथ अनुकूल नजर आने लगे, जहां पर कोई भी कोई कदम उठाए तो फिर चीजें भोथरी पड़ जाए। और जिस बाहुबल की पहचान के साथ शिवसेना मुंबई की सड़कों पर राज करती रही, उस बाहुबल को इस दौर में मातोश्री से निकलकर वर्षा पहुंचकर सत्ता संभालने की परिस्थितियों में ठाकरे परिवार ने भोथरा तो नहीं बना दिया? यह भी सवाल उन्हीं शिव सैनिकों के भीतर है, जो शिव सैनिक अभी भी सोचते रहे कि यह बाला साहब ठाकरे की सेना है, जो कहते थे दुश्मन बनाओ सेना खुद खड़ी हो जाएगी। यहां दुश्मन नहीं बनाया गया, यहां सत्ता के लिए कांग्रेस और एनसीपी का साथ लिया गया। उल्टा खेल चला। देवेंद्र फडणवीस ने दुश्मन बनाने की प्रक्रियाओं की शुरुआत की और दुश्मन बनाते ही उसके साथ सेना खड़ी होने लगी। यह एक बिल्कुल नई परिस्थिति थी जो शिफ्ट कर गई। यहां पर एक चीज और समझना होगा। 19 अगस्त 1967 एक इंटरव्यू में बाला साहब ठाकरे और उसके बाद एक पब्लिक रैली में जाकर खुले तौर पर क्या कहते हैं? वो कहते हैं, हां मैं तानाशाह हूं, इतने शासकों की हमें क्या जरूरत है, आज भारत को तो हिटलर की आवश्यकता है, भारत में लोकतंत्र क्यों होना चाहिए, यहां तो हमें हिटलर की जरूरत है। तो क्या बाला साहब की जो सोच थी वह सोच उद्धव ठाकरे या आदित्य ठाकरे में नहीं आ पाएगी, वह हमें दिल्ली में नजर आने लगी। और दिल्ली की सोच जो दो गुजरातियों के जरिए पूरे देश को हाँकती चली जा रही है, क्या वाकई एक ऐसी परिस्थिति में लोकतंत्र आकर खड़ा हो गया जिसके विरोधी या जिसको लेकर कभी सवाल बाला साहब ठाकरे खड़ा करते थे, आज दिल्ली के भीतर मोदी और अमित शाह की पूरी प्रक्रिया को लेकर विपक्ष लगातार बोलता है ये तो तानाशाही का दौर है। तो क्या यह ट्रांसफॉर्मेशन जो शिवसेना से निकलकर बीजेपी का हो गया, ठीक इसी तरीके से गर्व से कहो हम हिंदू हैं का जो नारा दिया गया था, उस नारे का भी कोई मतलब अब शिवसेना के साथ जोड़कर नहीं देखा जा सकता है? वह भी शिफ्ट हो गया बीजेपी में क्या? यह बीजेपी चाहती है कि इन चीजों का जिक्र होना चाहिए, इन बातों को अब उठाना चाहिए। जो सबसे बड़ा सवाल इस दौर में आ रहा है कि ईडी का जिक्र बार बार हो रहा है, सभी ईडी के जरिए गए हैं। सवाल सिर्फ ईडी का इस रूप में नहीं है, ईडी के जरिए छोटों को नहीं पकड़ा गया, बड़े प्यादों पर उंगली डाली गई। उसमें शरद पवार भी आते हैं जिनके ऊपर डाली गई, जिसमें अजीत पवार भी आते हैं। और एनसीपी का जिक्र हो, सरकार का जिक्र हो तो अनिल देशमुख कहां है, नवाब मलिक कहां है, प्रफुल्ल पटेल भी तो इस दायरे में आते हैं, ईडी के दायरे में। तो फिर ये किस रूप में काम कर पाएंगे? और अगर दूसरी तरफ शिवसेना का जिक्र कीजिए तो शिवसेना में संजय राउत हो, पाटनकर जो साले साहब लगते हैं उद्धव ठाकरे के, उन तक भी जब हाथ डाल दिया गया, जाधव पर हाथ डाला गया, अनिल परब पर लगातार हाथ डाला जा रहा है। यह मैसेज क्या है? यह मैसेज बहुत साफ है कि इस पूरे मोहल्ले के जो बाहुबली हैं उनको जब हम नहीं बख्श रहे हैं तो जो छोटे हैं वो समझ लें कि उन्हें कहां खड़े होना है और उन्हें आश्रय कौन देगा। और राजनीति की एक अलग परिभाषा, अलग पर्यायवाची आश्रय के आस भी चलता है। आप एमएलए बन जाइए, एमपी बन जाइए, लेकिन आपके पास कोई ताकत नहीं है, और ताकत है तो उस ताकत पर नकेल कसने के लिए अगर कानून काम करने लगेगा तो फिर आप एमएलए एमपी काहे के? भारत की राजनीति का यह मंत्र रहा है और महाराष्ट्र इसमें कहीं अलग थलग नहीं है, वह भी इन परिस्थितियों में डूबा हुआ है। तो क्या वाकई जो स्ट्रेटजी बन रही है उसमें शरद पवार की पूरी रणनीति जो बीते 30-40 साल से वो चलाते आए, जब पहली बार उन्होंने कांग्रेस को झटका दिया और मुख्यमंत्री बन गए, तब से लेकर अभी तक यही कहा जाता है कि महाराष्ट्र में जो हो रहा है उसके पीछे शरद पवार है। पहली बार यह हिस्सा गायब हो गया। वो विधान परिषद का चुनाव हो, राज्यसभा का चुनाव हो, उसमें तो खुले तौर पर मात देना। और दूसरी बड़ी परिस्थिति यह है कि ठाकरे परिवार की गैर मौजूदगी में शिवसेना चलती रहे। यह स्थिति महाराष्ट्र में शिवसेना को लेकर कभी किसी ने सोची नहीं होगी और मुंबई में तो बिल्कुल नहीं सोची होगी, लेकिन यह हो रहा है और उस दिशा को लेकर स्ट्रेटजी लगातार बन रही है। यह जरा समझिए कि सामने कुल मिला के 27 कॉरपोरेशंस हैं, जिसमें 26 कॉरपोरेशंस दूसरे अलग अलग हटा दीजिए, अहमदनगर, भिवंडी, कल्याण, पुणे, उल्लासनगर, अकोला, चंद्रपुर, नागपुर, इन सब, पनवेल, इन सबको हटा दीजिए तो बीएमसी पर जिसका कब्जा होता है मुंबई पर, उसी की चलती है। मुंबई पर राज उसी का होता है। इसीलिए जब कांग्रेस की भी सत्ता रही, लेकिन शिवसेना ने जब बीएमसी पर कब्जा कर लिया, बीजेपी के साथ खड़े होकर, अपने बूते नहीं,
तब भी अगर आप देखिएगा तो शिवसेना खत्म नहीं हो पाई, कभी खत्म करने की कांग्रेस ने सोची भी नहीं, क्योंकि शिवसेना देश की राष्ट्रीय पॉलिटिकल पार्टी के लिए महाराष्ट्र में एक ऐसा प्यादा है जिस प्यादे के आश्रय लोग अपनी बार्गेनिंग को बढ़ाते हैं, अपनी ताकत को बढ़ाते हैं। वो चाहे भावनात्मक तरीके से वोट को जमा करना हो या फिर साथ खड़े होकर वोट को अपने साथ लाना हो, दोनों परिस्थिति। और शरद पवार इसमें बाखूबी बहुत शानदार तरीके से पूरी राजनीतिक सियासत करते चले गए। लेकिन पिछले चुनाव में जब 84 सीट शिवसेना की थी, 82 सीट बीजेपी की थी, उससे ठीक पहले चले जाइएगा 2012 में तो 75 सीट थी, कम सीट थी, लेकिन बीजेपी के पास सिर्फ 31 सीट थी। बीजेपी 2012 से 2017 में 50 सीटों का इजाफा करती है। तो अब 2022 के बीएमसी चुनाव में क्या होगा? क्या रिजल्ट बताना चाहिए पहले से, या इंतजार करना चाहिए कि जो कॉरपोरेटर्स हैं वह भी कैसे शिफ्ट होने की परिस्थिति में आएंगे? इसकी स्ट्रेटजी भी बनाई जा रही है। वो कॉरपोरेट जिस दिन माना जा रहा है कि 6 जुलाई 7 जुलाई तक ऐलान होगा बीएमसी इलेक्शन कब होंगे, उसके बाद आप कॉरपोरेटर्स का शिफ्ट देखेंगे वो किस तरफ जाते हैं। बीजेपी के साथ जाते हैं, या जो नई शिवसेना खड़ी हो जाएगी उनके साथ जाते हैं, या फिर ठाकरे परिवार के साथ ही रहते हैं और मातोश्री में जाते हैं। ये अलग अलग परिस्थितियां हैं जो कॉरपोरेटर लेवल पर आनी है, क्योंकि उसकी ताकत का भी एहसास मुंबई को बराबर रहा है कि दरअसल कॉरपोरेटर भी एक ताकत के तौर पर है, जो कि एमएलए और एमपी से भी कभी कभी ताकतवर होता है, ज्यादा बड़ा होता है। आखिरी सवाल, जो सबसे बड़ा सवाल है, यह समझना होगा। जब हम शरद पवार का जिक्र कर रहे हैं तो याद कीजिए 2014 के इलेक्शन के वक्त यह माना जा रहा था कि नितिन गडकरी को बीजेपी मुख्यमंत्री के तौर पर ले आएगी, क्योंकि आरएसएस चाहती थी। तो शरद पवार ने नितिन गडकरी का नाम सुनकर उस समय कह दिया हम बीजेपी को समर्थन देंगे, लेकिन सीधे तौर पर नकार दिया गया। और उसी के बाद से देवेंद्र फडणवीस का उदय होता है। देवेंद्र फडणवीस अपने तौर पर दिल्ली के बहुत करीब है, नितिन गडकरी अपने तौर पर दिल्ली से बहुत दूर है। उनकी अपनी ताकत, उनका अपना काम वो मायने जरूर रखता है, लेकिन जब आप दिल्ली का जिक्र करते हैं और जब पावर सेंटर मुंबई का शिफ्ट होकर दिल्ली चला जाएगा, जो घटनाक्रम तेजी से बन रहे हैं और उसकी बिसात कागज पे लगभग बनाई जा चुकी है, जो अगले 3-4 दिनों में नजर भी आ जाएगी। लेकिन उससे पहले हमने आपसे कहा 4 चीजें मैनेज होनी है। पहला कानून, दूसरा सड़क पर संघर्ष, कानून का मतलब विधानसभा के भीतर की परिस्थिति, दूसरा सड़क की स्थिति, और तीसरा अगर राज्यपाल की स्थिति में अनुकूल चीजें आ जाए तो वो चीजों में क्या कहना है, किस रूप में करना है, और चौथा इलेक्शन कमीशन। अगर मामला सिंबल तक पहुंच गया, किसके पास शिवसेना का सिंबल रहेगा, तो क्या होगा। इन 4 चीजों के इर्द गिर्द जो पावर पॉइंट्स हैं वह पहली बार मुंबई से शिफ्ट होकर दिल्ली जा रहे हैं, और दिल्ली से अपने तौर पर जो लगातार चीज़ें चलाने की परिस्थितियों की जो लकीर खींची जा रही है, उसमें 3 बातें बहुत साफ है कि ईडी अपना काम करते रहेगी। ईडी चेक एंड बैलेंस करने के लिए कुछ चीज़ों को शिफ्ट करेगी जो इधर आ गए और जो उधर आ गए, लेकिन उधर जाने की दिशा में वह और एग्रेसिव होगी, यानी शरद पवार की मुश्किल बढ़ेगी। सुप्रिया सूले को जो वह स्थापित करना चाहते हैं, वो पिछले चुनाव में भी लगभग माना जा रहा था कि वो चुनाव हार रही है। उनको कैसे मैनेज किया गया, किस रूप में किया गया, चंद्रकांत पाटिल इसको बेहतरीन जानते होंगे, राजनाथ सिंह जो बीजेपी के भीतर नेता हैं और मंत्री हैं वह भी बेहतर जानते होंगे कैसे चीज़ें मैनेज की गई, और शरद पवार भी जानते हैं कि कैसे उन्होंने चीज़ों को मैनेज कराया। लेकिन अब स्थिति शायद अलग है, क्योंकि सबको 2024 की स्थितियां बहुत विकट नहीं लग रही है, नजर आने लगी है महाराष्ट्र का किला ढहने के बाद। और जिस तरीके से राष्ट्रपति चुनाव के लिए यशवंत सिन्हा को कैंडिडेट तो बना दिया गया, लेकिन यशवंत सिन्हा को अकेले छोड़ दिया गया। आप जाइए, अपना घूमिए फिरिए, कोई नेता साथ जाने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि जान रहा है कि मुश्किल है। और जब दूसरी तरफ राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार के तौर पर एक आदिवासी महिला को लेकर आया गया है, तो फिर, और वो उड़ीसा की है, तो वहाँ नवीन पटनायक तैयार हो गए, इधर जगन रेड्डी तैयार हो गए। हर कोई समझ रहा है इस सियासत को साधने के तौर तरीके, यानी पाँव नहीं होते हैं, लेकिन उड़ान में एक जमी की खोज इस सियासत को हमेशा रहती है। और आखिरी बात जो पते की बात है, हर जहन में यह सवाल है, सरकार कब बदलेगी, सत्ता बीजेपी के हाथ में कब आएगी, एकनाथ शिंदे को कब डिप्टी सीएम के तौर पर शपथ दिलाई जाएगी। ये सारी परिस्थितियों के साथ पहले इन दस्तावेजों में चीजें पुख्ता करनी है कागज पर ही,
कि दरअसल बीएमसी चुनाव में सुपड़ा साफ होना चाहिए, ठाकरे परिवार को हाशिए पर ले जाना होगा, शरद पवार की पूरी रणनीति गणित को भोथरा बनाना होगा और ये सारी चीज़ों की तैयारी हो चली है। हम लोग इंतजार भी कर रहे हैं कि इन परिस्थितियों के बीच कौन सी उड़ान वहाँ से दिल्ली के लिए रवाना होती है, लेकिन रनवे तो तैयार हो जाए। और माना यह जा रहा है कि रनवे के लिए आखिरी ईंट गारे जो डालने हैं वो शनिवार और रविवार को डाल दिया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।